एनसीईआरटी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे। इसमें से जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमने उठाया है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम है, टाइटल है आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये जो चैप्टर आपको बताता है, ये इतिहास के सोर्सेस के बारे में बताते हैं, उसके स्रोत हैं कि इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, वो हम कैसे जान सकते हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे, ताकि आपको जो चीज़ें मैं बता सकूं उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो प्लीज़ पेन और कॉपी को लेकर बैठे, इस वीडियो को पुश करके आप लेकर बैठे, तब इसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इतिहास है क्या। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास की डेफिनेशन या परिभाषा आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि जो भूतकाल में परीक्षण किए गए, कुछ ऐसे परीक्षण जो इंसानों के द्वारा ही किए जाते हैं। सपोज दैट, अगर जब फर्स्ट टाइम आदि मानव आया होगा, तो वो पानी में खुद की शक्ल देख के क्या हो गया होगा, वो डर गया होगा। उसने देखा होगा कि यार किसकी शक्ल है, वो डर गया होगा। तो फिर ग्रेजुअल करके उसने धीमे धीमे देखा होगा, पानी को टच किया होगा, तभी डरा होगा। तो जैसे उसने टच किया, तो उसने एक परीक्षण किया कि क्या देखे कि पानी को टच करके ये पानी मुझे नुकसान करता है कि नहीं करता है। तो उसने टच किया, उसको पता चला कि यार पानी तो नुकसान करता नहीं है मुझे। तो उसको तुरंत वो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस उसने लिया कि हाँ, मैंने परीक्षण किया पानी को टच करके, ये पानी ने मुझे नुकसान नहीं किया। तो हर परीक्षण जो भूतकाल में किया गया, उसका अनुभव ही क्या कहलाता है, आपको आपको इतिहास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पत्थर हैं, अब जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्थरों से इंसानों की ऐसी दोस्ती हुई कि ये पत्थर जानवर से बचने के कंपेयर में भी आपको ये मदद किया करते थे। इन पत्थरों से इंसान खाना भी बनाया करते थे, पत्थरों के मकान भी हुआ करते थे। तो आखिर इतना सारा अनुभव पत्थरों से इन्होंने कैसे लिया, क्योंकि ये पत्थर इतने गजब के हैं कि जब इंसान की इनसे दोस्ती हुई, तो आज इन्हीं पत्थरों को हम भगवान के रूप में पूजते हैं बहुत सी जगह पे। तो ये किताब आपको ये बताता है कि जो सोर्स है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो लेकिन इतिहास के डेफिनेशन में आपको यही लिखना है, चूंकि मैंने बता चुका हूं कि कुछ भी जो पास्ट में हुई, अगर पत्थर पत्थर पे टकराया, तो ये परीक्षण किया होगा इतिहास में जो आदि मानव रहे होंगे। तो जैसे उन्होंने देखा होगा कि भाई पत्थर से पत्थर टकरा रहा है, तो क्या आपको चिंगारी निकल रही है, उससे आग निकल रहा है, तो वहां से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया कि हाँ, इस पे रगड़ खाएगा, पत्थर पे पत्थर रगड़ खाएगा तो उससे आग निकलेगी। तो आप डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि भूतकाल में, लिखना चाहें तो, भूतकाल में किए गए परीक्षण और उसके अनुभव के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसके अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। आप दोबारा इस बात को सुन सकते हैं। चलते हैं आपको इस चैप्टर पे। देखिए, इस चैप्टर का टाइटल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है राशिदा। वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ती रहती है, और उसके दिमाग में अचानक से ये प्रश्न आता है कि यार, जो 100 साल पहले लोग कैसे जान सकते हैं कि हुआ क्या था। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफी कहानी के संग स्टार्ट किया गया है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम है राशिदा। वो बैठ के अखबार पढ़ती है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ती है और सोचती है कि यार, 100 साल पहले लोग कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले हुआ क्या था। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप कैसे जानेंगे कि हुआ क्या था। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे हुआ क्या था। जैसे इसमें थोड़ा सा लिखा गया है कि आपको यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, जाहिर सी बात है। आप टेलीविजन भी देख सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं। अगर कल क्या हुआ था या पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है, उसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश सकते हैं जिसको उस समय पिछले साल की कहानी याद हो। ये चीज है। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बताता है इन सब के बारे में कि कैसे पता लगाए कि पास्ट में क्या हुआ था। तो चलते हैं नीचे की तरफ। आपको दे रखा है इसके सोर्सेस के बारे में कि कैसे पता लगाते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, अतीत के बारे में कैसे जाने, ये चीज है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई, पास्ट के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले या 200 साल पहले या हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था। तो सोर्स जो इसमें पता लगाने का तरीका है, आपको यहाँ पे क्लियर बोलता है कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि जो लिखी गई पुस्तकें उनको ढूंढना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो लिखेंगे नोट्स में अपने कि हम अतीत के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा जान सकते हैं, जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उनके द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये पुस्तकें आपको हाथ से लिखी जाती थी प्राचीन काल में, और ये ताम्र पत्र पे लिखी जाती थे, तो इसलिए इसे क्या बोलते थे, पांडुलिपि बोलते थे। तो उस टाइम जो इतिहास के पन्ने लिखे जाते थे उसको पांडुलिपि बोलते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। लैटिन शब्द में मैन्यू का जिक्र क्या है, कि हाथ से लिखी गई कोई चीज। ठीक है,
तो यहाँ पे नंबर 1 एक जो किताब आपको बताता है कि आप पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, तो इतिहास के पन्नों में जब आप जाएंगे तो अगर यदि किसी ने कोई चीज लिखी है तो उस चीज को लिख के पढ़ के हम समझ सकते हैं कि ये किताब कहना क्या चाहता है, किसके बारे में कह रहा है, राजा के बारे में कह रहा है, रानी के बारे में कह रहा है, या उस समाज के बारे में कह रहा है, साइंटिस्ट के बारे में कर रहा है, या किसी दवाई के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है ये, तो आप किताब से जान सकते हैं। और जो प्राचीन काल में आपको किताबें पाई जाती थी वो ताम्र पत्रों पे लिखी जाती थी, और यहाँ पे खुद दे रखा है कि ताम्र पत्र से बनी पांडुलिपि के एक पृष्ठ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज है। और आपको चूंकि ये पांडुलिपि जो लिखी जाती थी, तो अब देखिए ये आपको लिखी जाती ताम्र पत्र से, ये कहाँ आपको मिलता था, हिमालय क्षेत्र में। ये किताब आपको क्या बताता है कि हिमालय क्षेत्र में ये मिला करता था, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ का नाम भी दिया है, पेड़ का नाम आप इसको लिख लेंगे नोट्स में, ये कुछ पॉइंट है, बुर्ज नामक पेड़ की छाल पे ये लिखे जाते थे। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है आपको नोट्स में, कि आपको क्या पता चलता है, किसके द्वारा पता चलता है इतिहास के बारे में, पुस्तकों के बारे में, ये लिखेंगे नंबर 1, पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, पता चलता है। इन पुस्तकों को बोलते हैं क्या, पांडुलिपि बोलते हैं, इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यू जो शब्द है इसका मतलब हाथ से लिखना, और ये किस पे लिखे जाते थे, ताम्र पत्रों पे जो हिमालय में मिला करते थे। और जिस पेड़ से मिला करते थे, बुर्ज नामक पेड़ से आपको मिला करते थे। तो आपको पहली बात, जो पहला सोर्स पता चलता है कि इतिहास के बारे में कैसे जानेंगे, आप जानेंगे जो पुस्तक होती थी वो, और ये किस पे लिखी जाती थी, आपको ताम्र पत्रों पे, इसे पांडुलिपि कहा करते थे। तो पहला हम किताबों के द्वारा जान सकते हैं। अब उसके बाद लेकिन समस्या ये आती है कि इतने वर्षों में जो किताबें हैं, पांडुलिपि है, इन्हें के कीड़े क्या किए होंगे, खा गए होंगे, जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको खा के नष्ट कर दिए होंगे। फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। और ये कहाँ पे उपलब्ध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंदिर और विहारों में, ठीक है, मंदिर और विहारों में। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आज भी जो अधिकतर पुरानी किताबें हैं, प्राचीन किताबें हैं, वो कहाँ पे रखी गई हैं, तो मंदिर और विहारों में। तो आपको देखिए एनसीईआरटी काफी कुछ बताता है, और यहाँ से आपको पता चलता है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको क्या क्या सिखा के आज जाएगा। तो जो अगला नोट्स लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि जो आपको जो किताबें अधिकतर आज मिलती हैं, प्राचीन किताबें, वो आपको कहाँ मिलती है, मंदिर और विहारों में, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, इस किताब में आप क्या पाएंगे, जो किताब हमने पढ़ा तो इसमें हम क्या पा सकते हैं तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है, जो धार्मिक चीजें हैं, अगर कोई किताब है पहले के टाइम पे तो वो धर्म के बारे में लिखेगी, ठीक है। फिर उनकी जो मान्यताएं, समाज की मान्यता और व्यवहार है उनके बारे में लिखेगी, ठीक है। आपको जो राजा के जीवन है, राजा का जीवन कैसा चलता था उसके बारे में लिखती है। आपको जो औषधियां हैं, जो औषधि और विज्ञान जगत, उसके बारे में ये चर्चा करती है। तो एक किताब काफी डाइवर्स चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा करती है। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी हैं। तो आपको ये भी पता चलता है कि किताबों से सिर्फ आपको राजा रानी या उस समय के लोगों के व्यवहार और मान्यताओं के बारे में या साइंटिस्टों के बारे में ही पता नहीं चलता, जो उस समय के आपके कहानी कविताएं नाटक हैं उनके बारे में पता चलता है, ठीक है, ये चीज है। अब चलते हैं आगे। आप देखिए अगली बात इसमें क्या बताता है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में लिखे गए हैं। तो आपको ये एनसीईआरटी बताता है 3 भाषाओं के बारे में, कि ये जो किताबें लिखी गई हैं आपको 3 भाषाओं में लिखी गई हैं, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल। तो ये भी आप अपने नोट्स में डाल लेंगे, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जो प्राचीन किताबें लिखी गई हैं, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल 3 भाषाओं में, और जो प्राकृतिक भाषा है ये आम लोगों की भाषा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये आम लोगों की भाषा हुआ करती थी उस टाइम पे। चलते आगे की तरफ, तो ये पहले सोर्स है, मतलब किताब से हम क्या क्या जान सकते हैं, उस किताब को क्या कहते हैं। और जो किताब की, जो किताब लिखते किस पे थे, जो आपको पेड़ों की छाल हुआ करती थी उसको लिखा करते थे उस पे, और ये कहाँ मिलता था, हिमालय पे, क्या क्या जान सकते हैं, सारी बातें बताता है। और इस किताब की भाषा क्या थी आपको यहाँ पे ये बताता है। अगला जो है कि हम इतिहास के बारे में और कैसे जानेंगे, तो जो हमारा सेकेंड सोर्स है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख, अभिलेख होता क्या था कि कोई भी पत्थर है, पत्थर पे लिखा गया लेख क्या कहलाता था, अभिलेख, ठीक है, ये चीज है। पत्थर अथवा धातु, दोनों बातें याद रखें, सिर्फ पत्थर नहीं, पत्थर और धातु, कोई भी कठोर सरफेस, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका जो एरिया काफी कठोर हो, उस पर कोई भी चीज लिखी गई है तो उसे अभिलेख कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों को बोला गया है, एक तो धातु, ठीक है, दूसरा पत्थर, ये दिमाग में फिट रखेंगे। तो ये भी बात आप लिखेंगे कि दूसरा हमें इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है, अभिलेखों से, जो कि पत्थर या धातुओं पे लिखे जाते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो लिखा जाता था अभिलेखों में क्या क्या रहता था, इसमें कभी कभी जो शासन के बारे में लिखा जाता था, कुछ अन्य लोगों के जो आदेश होते थे, ये इस पे आप पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। तो जो अभिलेखों पे अधिकतर चीजें जो लिखी
हुई मिलती थी तो राजाओं के जो आदेश थे ताकि उसे जनता पढ़ सके और उसको क्या करें मान सके, तो आपको इससे ये भी आइडिया लगता है कि जो शासक था वो किस तरीके का था। क्या वो अपने आदेश को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता था, क्योंकि जैसे ही उसकी जो लिखी हुई अभिलेख पे लिपि है उसको हम पढ़ लिए तो हम जान जाएंगे कि हाँ क्या यह जबरदस्ती मनवाता था या नहीं मनवाता था, ये सब सारी बातें। ठीक है, तो राजा रानी के बारे में। फिर उसके बाद देखिए इसमें आपको दे रखा है कि जो लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ हैं, इसके विजय के बारे में भी देखने को आपको मिल सकता है, इस पे लिखी हुई बातें मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका अगला जो एक टॉपिक दे रखा है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, लगभग आपका 2250 वर्ष पहले, ठीक है, वहां पे आपको एक अभिलेख मिलता है। जो अभिलेख आपको कहाँ से मिलता है? अफगानिस्तान के कंधार से। ये किसका रहता है? आपका अशोक का, जो किंग अशोका है, राजा अशोका, उनके रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, आदेश लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है, आदेश लिखा हुआ है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, तो जैसा कि एनसीईआरटी 8 में आप चलेंगे क्लास 6 के, तो वहाँ पे फिर से आप अशोक के बारे में देखने को पाएंगे और ये इंडेक्स में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको जो नोट्स में लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें दिया गया है कि आपको अंतर दिया गया कि लिपि, ठीक है, लिपि और जो भाषा होता है उसमें अंतर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, लिपि और भाषा में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। देखिए लिपि मतलब क्या होता है कि जो आप चीज़ों को लिखते हैं तो किसी अक्षर या साइन के चलते लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश जो है बिना ABCD के आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ABCD को चाहिए चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि जो हम इंग्लिश भाषा बोलते हैं उसकी लिपि क्या है? ABCD है, अल्फ़ाबेट है। जबकि इसी तरीके से आपको हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? वर्णमाला है, जिसमें हम क्या लिखते हैं? क, ठीक है, ख लिखते हैं। तो ये जो है आपको क्या लिपि है, तो जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं हम लिखने के लिए उसको हम लिपि कहते हैं, जबकि जो भाषा हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात पता चलती है लिपि और भाषा में अंतर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो सोर्स के बारे में पता चलता है, जिन दो सोर्सेस से हमें क्या पता चलता है? इतिहास के बारे में पता चलता है। पहले किताबों से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं और दूसरा अभिलेखों के द्वारा जो इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो अतीत में बनी और लाई जाती हैं उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इट मीन्स कि पहले आपने किताबों से इतिहास के बारे में जाना, फिर कुछ ऐसे पत्थर मिले जिसपे किसी ने कुछ लिखा था, उसको पढ़ा और हमने जाना। तो दोनों में हम क्या है, पढ़ाई लिखाई करेंगे तब जानेंगे। ये कॉमन बात है, चाहे पांडुलिपि हो, क्योंकि पांडुलिपि चूंकि पेड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी तो वो एक टाइम बाद कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको भी पढ़ना पड़ता था। अभिलेख है, उस पर भी किसी ने कुछ लिखवाया, उसको भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब वो चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जिस पे लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो, लेकिन इसके एक साइंटिफिक अध्ययन से, इन वस्तुओं के साइंटिफिक अध्ययन से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये वस्तुएं इसमें क्या क्या होती थी, जैसे किसी का हथियार, ठीक है, पास्ट काल में कोई मर गया, भूतकाल में, उसके हथियार से हम जान सकते हैं, औजारों से। उसने कुछ बर्तन बनाए होंगे, वो चीज। आभूषण, उस समय महिलाएं क्या आभूषण पहनती थी, पहनती थी, पुरुष जो है आभूषण पहनते थे कि नहीं पहनते थे, इसके द्वारा भी हम क्या इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये घड़ा देख रहे होंगे, इसको चूंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको पात्र बोलते हैं, तो आप पात्र लिखेंगे, घड़ा नहीं लिखेंगे। तो आपको ये दिया गया है कि ये जो पात्र है, जो एनसीईआरटी किताब में आप देख रहे हैं, ये 4700 साल पुराना है। तो 4700 साल पुराना जो आपको सभ्यता पाई जाती है, ये आपको सिंधु सभ्यता पाई जाती है। अभी कुछ टाइम बाद जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये किताब खुद बताएगा कि 4700 साल पहले जो सभ्यता पाई जाती थी वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये जो घड़ा बना है ये बिना पहिए के नहीं बन पाएगा। इट मीन्स कि पहिए की खोज हुई तब घड़ा बना, है ना? तो आपको यहाँ पे एक आइडिया ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, अगर आप आईएएस वगैरह के एग्जाम बैठे तो वहाँ पे ऐसे ही लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं कि पहले क्या आया, पहले पहिया आया कि आपका घड़ा बना। ठीक है, तो आप कॉमन सा दिमाग लगा सकते हैं कि बिना पहिए के घड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें जो ये शेप, इसका गोल कैसे देंगे, आकृति गोल कैसे देंगे? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपके पहिए की खोज पहले हुई तब घड़े की खोज हुई। ठीक है, फिर आगे आपका देता है ये चांदी का सिक्का, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, चांदी का सिक्का। ठीक है, तो अभी आपको एक आइडिया लगा होगा कि हमारे जो सिक्के होते थे वो गोल हुआ करते थे, बट यहाँ पे आपको क्या है, इनकी आकृति देखिए, इनका साइज और शेप कोई फिक्स नहीं लग रहा है, किसी एक में आपको बड़ा दिख रहा है, दूसरे में छोटा दिख रहा है, और ये कौन सा शेप है मैथमेटिकल ये डिफाइन कर पाना ही आपको मुश्किल है। ठीक है, और इस तरीके के सिक्के आपको कहाँ मिले? 2500 वर्ष पहले मिले। 2500 वर्ष पहले क्या है, आपका जो मगध है साम्राज्य,
जो राजा अशोका है उनका टाइम है ये। तो ये भी किताब आपको बताएगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको आइडिया लगा कि आप 3 सोर्सेज से इतिहास के बारे में जान सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। एक तो पहली बात आप जानेंगे पुस्तकों के द्वारा, दूसरी बात अभिलेखों के द्वारा, ठीक है, और तीसरा है जो कुछ ऐसे चीजें जो वस्तुएं जो हमें मिली हैं, जैसे घड़ा मिल गया, हथियार मिल गया, सिक्के मिल गए, ये सब सारी बातें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो आगे चीजें हैं कि और किस चीज के द्वारा जान सकते हैं, जो वस्तुएं हैं, पत्थर, पत्थर के द्वारा जान सकते हैं, ये किताब आपको बताएगा अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हड्डियों के द्वारा भी हम जान सकते हैं, हड्डियों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं इतिहास के बारे में। ये बात है, हड्डियों से हमें काफी कुछ पता चलता है। क्योंकि देखिए जो वनस्पति हैं उनसे में नहीं पता चल सकता, क्योंकि वनस्पति के जो अवशेष हैं वो बचते नहीं है, पत्तों के जो अवशेष हैं वो बचते नहीं है। हाँ, यदि कोई अन्य जो अन्न का दाना है, ठीक है, कोई अन्न का दाना है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसे जला दिया गया है या वो अर्ध जला है, मतलब पूरी तरीके से जला नहीं है, तो उसके अवशेष बचे रह सकते हैं, ठीक है, बचे रह सकते हैं। फिर आपको देखिए ये किताब बताता है क्या है कि जो पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियां हमें इतिहास के बारे में बताती है। और ये जो इतिहासकार है, जो पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व को क्या बोलते हैं, इसको स्रोत बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि जो इतिहासकार इसे क्या बोलते हैं, जो प्राचीन काल में कोई चीज खोजी गई है और उससे क्या है इतिहास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इतिहासकार किसे कहते हैं, बस ये आपके जानकारी के लिए यहाँ पे दे रखा है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक सा हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात है कि जो राशिदा, उसके मन में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो राशिदा है उसके मन में ये बात चल रही थी कि भाई इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये तुरंत आंसर देता है आपको ये एनसीईआरटी का बुक, जो आपको पेज नंबर पे आएंगे तो राशिदा का आंसर देता है 4 पे, पेज नंबर 4 पे राशिदा के दिमाग में जो चलता है कि बहुत साल पहले हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो 3 तरीके से जान सकते हैं, जो एनसीईआरटी का क्लास 6 बताता है, पांडुलिपि के द्वारा, मतलब पुस्तकों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा, और जो टूल्स या जो चीजें, ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें पाई गई हैं उसके द्वारा। उसमें आपकी हड्डियां हो गई, जो पात्र हो गए, आपको चांदी के सिक्के हो गए, ये सब सारी बातें, ये चीज है। प्लस देखिए ये किताब आपको क्या बताएगी, पढ़ना आपको है लेकिन मैं आपको पढ़ने का यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। ये किताब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताती है कि इतिहास पढ़ने में आपको तिथियों का मतलब पता होना चाहिए। जो डेट्स है, ये डेट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में क्लास 6 की एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईसा मसीह हैं उनका जो जन्म काल माना जाता है 0, ठीक है, उनका जन्म काल माना जाता है 0। और 0 के इस साइड बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, और इस साइड क्या बोलेंगे, एडी बोलेंगे। तो अभी क्या है, हम लोग 2021 में खड़े हैं, तो ये एडी हो गया, बाकी 0 के इस साइड क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ये जो किताब है आपको तिथियों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, और ये भी आपको अपनी किताब में लिखना है। देखिए ये कहाँ पे बताएगा, अब जब आएंगे पेज नंबर 8 पे, तो देखिए बताएगा इतिहास और तिथियां। यहाँ पे देखिए क्लियर दिया है कि आपको जो बीसी, अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई इंग्लिश में बोले बीसी, इट मीन्स कि हिंदी में क्या होगा, ईसा पूर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह 0 को पैदा हुए थे, 0 डेट में, तो उसके पहले के टाइम को क्या बोलते हैं, आपको बीसी बोलते हैं, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ओके। उसके बाद आपका आता है, कभी कभी तुम तिथियों में एडी शब्द देखोगे। तो एडी शब्द क्या होता है, 0 के बाद वाला, मतलब जो आपको जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं उनके पैदा होने के बाद वाले डेट को, टाइम को क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमनी, ठीक है, एनो डोमनी। ये बात आपको याद रखना है, जो दो लैटिन शब्द से मिलकर बने हैं, जिसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है। ये किताब आपको काफी कुछ जानकारियां देता है, अगर इसे ढंग से पढ़ेंगे तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही आपको ये किताब हेल्पफुल होगी। फिर आगे बोलता है, आप बीसी और एसी, एडी का मतलब समझ गए होंगे। आपको एडी का मतलब क्या है, ईसवी, और बीसी का मतलब क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है। फिर आपको आगे ये बताता है, कभी कभी एडी की जगह, मतलब जो 0 में पैदा हुए थे ईसा मसीह उसके बाद का टाइम, ठीक है, कभी कभी बीसी की जगह सीई तथा बीसी, एडी की जगह सीई, ठीक है, और बीसी की जगह क्या इस्तेमाल होता है, बीसीई। ये बात दिमाग में याद रखना है। तो
तो जो आपको सी किसकी जगह इस्तेमाल होगा, एडी की जगह। अब ये सीई का मतलब क्या है, ठीक है, ये सीई का मतलब क्या है, कॉमन एरा। तो या तो मैं आपको एडी लिखूं, ठीक है, या एडी लिखूं, या इसके साथ में क्या लिखूं, आपको सीई लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक है। एडी की जगह सीई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। और इसी तरीके से बी सी की जगह, बिफोर क्राइस्ट की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बी सी ई, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बोलता है हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का लगभग 200 वर्षों से पूर्व आरंभ हो गया है। मतलब ये जो बीसी और एडी है, जब अंग्रेज हमको गुलाम बनाए थे तो हम उस समय से इस डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम काफ़ी फैमिलियर हैं। तो इतिहास पढ़ने में हम बीसी और एडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इतिहास को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी जो अंग्रेजी में बीपी अक्षर का इस्तेमाल होता है, बीपी मतलब एडी की जगह बीपी इस्तेमाल होगा, सॉरी, जो बीसी है इसकी जगह आपको क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आपको जो एडी है, ठीक है, एडी की जगह आपको क्या इस्तेमाल होता है, बीपी। ये बात याद रखनी है, बीपी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो या अगर मैं एडी लिखूं, ठीक है, या उसकी जगह सीई लिखूं, ठीक है, या मैं लिखूं आपको बीपी, ठीक है, बीपी लिखूं, तो तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ये बात आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने इसमें दो टॉपिक को देखा। पहली बात तो ये तिथियों के महत्व को बताता है, ठीक है। इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, वो आपको ये बताता है किताब, ठीक है। इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ये किताब आपको बताता है। जो दो टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। राशिदा के मन में अभी और क्या क्या चल रहा है, ये किताब देखिए आपको क्या क्या बताएगा कि कैसे पता लगाएं। ऑलरेडी हम पता लगा चुके हैं कि इतिहास के बारे में कैसे जानेंगे, और जो डेट है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। अगला हेडिंग आपका दे रखा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे अतीत के बारे में हम रोटी के बारे में जान सकते हैं कि लोग क्या खाया करते थे। तो लोगों के रोटी के बारे में जान सकते हैं, उनके कपड़े के बारे में कि वो क्या पहनते थे, और उसके संग उनके घरों के बारे में, वो कहाँ रहते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो आपको रोटी हो गया, ठीक है, आपको कपड़ा हो गया, और आपको उनका क्या हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, कहाँ रहते थे। हम और क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में, हम ये जान सकते हैं उनके व्यवसाय के बारे में, वो क्या करते थे, वो आखेटक हुआ करते थे, मतलब शिकारी, यहाँ पे आखेटों का मतलब शिकारी होना, ठीक है। वो पशुपालक हुआ करते थे, ठीक है। वो कृषक हुआ करते थे, वो शासक हुआ करते थे, ठीक है। वो आपके क्या हुआ करते थे, व्यापारी, आपके पुरोहित, ठीक है, आपके शिल्पकार, आपके कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक, ठीक है। तो काफी चीजों के बारे में आप जानकारी लगा सकते हैं। आप सिर्फ पास्ट में राजा रानी के बारे में जानकारी नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लगा सकते हैं कि वो क्या क्या थे, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब रोटी कपड़ा मकान के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके व्यवसाय के बारे में पता लगा सकते हैं जो आपको दे रखा है। इसके संग संग जो बच्चे हैं वो क्या खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, इसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग है कि लोग कहाँ रहते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि नर्मदा नदी का जो मानचित्र में आप पता लगाइए। तो मानचित्र में आएंगे, जो आपका मानचित्र यहाँ दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी है। आपको ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये मानचित्र में हमने पता लगाया। देखिए इसी के संग विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, और विंध्य की पहाड़ियों के नीचे से जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो हैं। और नर्मदा नदी के नीचे आपको क्या मिलेगी, ताप्ती रिवर मिलेगी, ताप्ती नदी। तो ये बात याद रखना मैप में कि नर्मदा ऊपर है, ताप्ती नीचे है, और विंध्य की पहाड़ियाँ ऊपर है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नीचे हैं। आते हैं टॉपिक पे, पेज नंबर 1 पे। यहाँ पे क्या बताया है कि नर्मदा नदी का क्या लगाओ, पता लगाओ। तो देखिए ये आप नोट्स में लिखेंगे क्योंकि नर्मदा नदी के बारे में अभी आपको ये बुक क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि कई लाख वर्ष पहले, ठीक है, लोग इसी नदी के किनारे रहते थे। नर्मदा नदी क्लास 6 के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये आपको ये टॉपिक यहाँ पे तुरंत बता देगा जैसे पढ़ेंगे कि ये जो नदी है, इसी के बगल जो जगह है भीमबेटका, यहाँ पे लोग सबसे पहले रहा करते थे लगभग 20 लाख वर्ष पहले। ये लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब क्या है
कि ये चीजों को तोड़ के खाया करते थे, ठीक है। ये खेती बाड़ी नहीं जानते थे, इनको फल मिल गया, कहीं सेब तोड़ के खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, तो ये कुशल संग्राहक थे। संग्राहक, यहाँ पे संग्राहक नहीं बोला, कुशल संग्राहक। इट मीन्स कि अगर ये पेड़ से कोई फल तोड़ के खा रहे हैं तो इनको आइडिया होता था कि ये खाना है कि नहीं खाना है। इनको अगर चोट लग गई है तो इन्हें पता रहता था कि इस पत्ते को रगड़ेंगे तो ये जो चोट है ठीक हो जाएगी कि नहीं ठीक हो जाएगी, तो इनको अच्छे से पता रहता था। तो इस वजह से इनको क्या बोलते थे, कुशल संग्राहक, ठीक है। ये चीज है। फिर उसके बाद क्या है, ये जानवरों को मार के भी खाया करते थे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते थे, आखेटक बोलते थे। यहाँ पर देखिए ये लाइन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। आपको यूपीएससी में कभी पूछ सकता है कि लोग पहले क्या थे, कुशल संग्राहक थे या आखेटक थे, ठीक है। तो देखिए ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आदि मानव आया होगा तो वो पहले संग्राहक रहा होगा। क्यों संग्राहक इसलिए रहा होगा क्योंकि उसके लिए फल फ्रूट तोड़ के खाना इजी है एज कंपेयर टू किसी जानवर को मार के खाना। तो किसी जानवर को मार के खाने में उसे पहले वो टच करेगा तो जानवर भागेगा, आगे पीछे होगा। तो जो आदि मानव, उसका दिमाग उस समय डेवलप तो था नहीं, तो जैसे ही उसको जानवर को टच करेगा तो वो डर जाएगा उसको। तो इस वजह से क्या है कि, बल्कि फल है, फल अगर सेब को टच करेगा तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा सेब, तो वो समझ जाएगा कि यार ये मुझे नुकसान नहीं कर रहा, तो पहले इसको खाते हैं। तो पहले इंसान संग्राहक था तब शिकारी हुआ, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वो संग्राहक बनेगा तो बनने के संग संग करेगा क्या कि जंगल के पूरे फल फ्रूट को खा के खत्म कर देगा। तो जब खाने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं बचेगी तो अपना पेट भरने के लिए तब आखेटक बनेगा। तो ये लाइन भी आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है कि इंसान पहले क्या था, कुशल संग्राहक था, उसके बाद आपको क्या था, आखेटक था, ठीक है। ये दिमाग में आपको फिट रखना है। और यहाँ पे नर्मदा नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, जो नोट्स में लिखेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे ही लोग सबसे पहले रहा करते थे। तो यहाँ पे क्या किया करते थे, आपको संग्राहक और आखेटक थे। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। अब आपको बोलता है आगे कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये देखिए, ये आपको मैप रहा। यहाँ पे आपको क्या है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिलती हैं आपको, ज़्यादातर इसके पार्ट आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। तो ये देखिए, अब इसको भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व। तो आप इसको क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपको डेट बताया बिफोर क्राइस्ट, तो वर्तमान में क्या हो रहा है 2021, तो 2021 से 8 वर्ष पहले जाएंगे तो बीच में आपको जीरो पड़ेगा, जिस टाइम पे आप पर जीरो पड़ेगा जिस टाइम पे ईसा मसीह आपको पैदा हुए थे। तो आज से 2000 वर्ष पहले जाएंगे प्लस उससे 6000 वर्ष पहले और 8,000 वर्ष पहले जाएंगे। तो अगर इसे बीसी में लिखना हो कि 8,000 वर्ष पूर्व, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी चल रहा है आपको क्या चल रहा है 2021 चल रहा है, इससे हम कहाँ जाएंगे जीरो पे जो ईसा मसीह का जन्म है, फिर इससे लगभग 6,000 वर्ष पूर्व जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आपको बीसी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इस किताब में सिंपल सा लिख दिया 8,000 वर्ष पूर्व, इट मीन्स कि ये क्या कहना चाहता है ये किताब कि 6,000 बीसी, ठीक है, बीसी। आपको क्या मिला, ईसा पूर्व क्या मिला, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे स्त्री और पुरुष क्या बोया करते थे, गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। तो आप ये किताब में लिख लेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे सबसे पहले गेहूं और जौ बोया गया। कब बोया गया, 8,000 वर्ष पहले, ठीक है, 8,000 वर्ष पहले। ये चीज़ है क्योंकि आपको मैंने डेट का इंपॉर्टेंस बता दिया है। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 8,000 वर्ष पहले दिया है, इट मीन्स कि हम बीसी और एडी को मान के चलें तो आपको 6,000 वर्ष पहले, ठीक है, ईसा पूर्व पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपको गेहूं तथा जौ बोया गया। फिर उसके बाद आपको आता है, उन्होंने भेड़, जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं, भेड़ बकरी गाय तथा बैल को पाला, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब पालतू जानवर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे धीमे धीमे जो आपको आदि मानव है, संग्राहक और आखेटक, मतलब शिकारी और जो केवल चीजों को तोड़ के खाना, उससे अब किधर बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब घुमक्कड़ जीवन से ये स्थायी जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं और धीमे धीमे ये गेहूं और जौ को बोना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के संग संग पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर रहे हैं। पशु कौन कौन से, भेड़ बकरी गाय और बैल, ये दिमाग में फिट रखेंगे। अब देखिए धीमे धीमे ये जब आपको एग्रीकल्चर करेंगे तो जाहिर सी बात है, इन्हें क्या रुकना पड़ेगा एक जगह। तो उसी के संग संग आपका गांव का भी विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, गांव बनना स्टार्ट हो जाएगा, पशु पाल रहे हैं तो अब धीमे धीमे ये घुमक्कड़ी जीवन से स्थायी जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व में आप गारो तथा मध्य
पहाड़ियों, मध्य विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ठीक है, तो ये देखिए गारो की पहाड़ियाँ हैं और उसके बाद यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। दो पहाड़ियों का पता लगाने के लिए बोल रहा है ये किताब। तो एक आपको हो गया गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ पर है उत्तर पूर्वी राज्यों में, और ये नर्मदा नदी के ऊपर क्या है, विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या आपको बताएगा, यहाँ पे बता रहा है कि कृषि का विकास हो चुका है इन दोनों जगहों पे। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले क्या बोया गया, चावल बोया गया विंध्य की पहाड़ियों पे, इन दोनों जगह पे, मतलब गारो हिल्स में और विंध्य की पहाड़ियों में, दोनों जगह आपको क्या बोया गया, चावल बोया गया। तो आप देख सकते हैं ये गारो की पहाड़ियाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इधर से, और ये आपको विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये बात दिमाग में आपको याद रखना है। अगला क्या है, मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो आइए देखें हम सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो इसको आप जूम करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे जो है ये सिंधु नदी आ रही है। ठीक है, ये काबुल नदी है। आपको इसी के नीचे ये देखिएगा आपको झेलम नदी, इसके बाद ये चेनाब नदी आ रही है, रावी नदी, और उसके बाद आप देखेंगे जो ये सतलज नदी आ रही है, सतलज में व्यास आपको आके मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे थार दिखेगा, थार का रेगिस्तान जो आपको इंडिया और पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ये मैप के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है कि यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैप को पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, मैप अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो आते हैं हम पेज नंबर आपको इस पे कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे क्लियर देगा कि 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो प्रारंभिक जो नगर थे वो विकसित हुए थे। तो 4700 साल पहले, तो अगर आप इसे बीसी में कन्वर्ट करेंगे तो आज से 2000 वर्ष पहले जाएंगे, फिर 2700 वर्ष पहले। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि 2700 बीसी में आपको प्रारंभिक जो नगर थे वो विकसित हुए। और ये कौन से नगर थे आपके, ये थे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी। इसी के संग संग आपको 2500 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, गंगा व इसकी नदियों के किनारे, ठीक है, नगरों का विकास हुआ। तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि ये किताब क्या बता रहा है कि जो प्राचीन भारत में दो टाइम नगरों का विकास हुआ, एक तो 4700 साल पहले हुआ और दूसरा 2500 वर्ष पहले। तो 2500 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो इसमें से आप क्या करिए कि 2000 वर्ष घटा दीजिए, क्योंकि आपको पहले जाएंगे कहाँ, 2021 में आप हैं, तो 2021 से आप पीछे जाएंगे। पीछे कहाँ जाएंगे, 2000 वर्ष पहले, क्योंकि 2000 वर्ष पहले आपको ईसा मसीह ने जन्म लिया, 2021 वर्ष पहले। फिर उसके बाद आप इससे जाइए 500 वर्ष और पीछे, तो यहाँ पे आपको 500 बीसी में, 500 बीसी में आपको नगर का विकास हुआ, और ये नगर कौन सा था, मगध। ठीक है, मगध था। और यहाँ पे आप गंगा और इसकी सहायक नदियों को भी देख सकते हैं। आप देखेंगे ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा आ रही है, ये यमुना मिल जा रही है, यहाँ पे चंबल इसमें मिल रही है, और ये सोन नदी इसमें मिल रही है। ठीक है, तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मैप के आप इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है गंगा और इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए, ऑलरेडी हम पता लगा चुके हैं। उसके बाद आगे आपको क्या बोल रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था, मगध। ठीक है, तो जो पहला नगर बना वो आपको हड़प्पा वाला बना, दूसरा मगध में बना। तो ये बात याद रखना है, दोनों का टाइमलाइन क्या है, एक जो हड़प्पा का 4700 साल पहले, और आपको जो मगध वाला 2500 वर्ष पहले। ठीक है, और उसके बाद आपको ये बताता है कि ये मगध में ही क्या हुआ, विशाल साम्राज्य बना जो किंग अशोका था, अशोका का था, राजा अशोका का था। ठीक है, अब दूसरी बात, ये किताब आपको क्या बताता है, घूमना, जो यात्रा है, यात्रा के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, यात्रा का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो यात्रा का देखिए महत्व ये होता है कि पहली बात, आपको जो संस्कृति है, जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, परंपराओं को समृद्ध करता है। जैसे मान लीजिए केरला के साइड लोग आपको नारियल के तेल में खाना बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल में। मगर ये तभी जान पाएंगे जब केरला वाला उत्तर प्रदेश में आएगा, वो देखेगा कि यार उत्तर प्रदेश के लोग किस में सरसों के तेल में खाना बना रहे हैं, जबकि आपको केरल वाले नारियल के तेल में। तो इससे क्या, संस्कृति का आदान प्रदान होता है यात्रा करने से ही। तो आपको ये चीज़ें दे रखा है कि जो लोग यात्रा करते थे तो यात्रा करने में उनको क्या क्या कठिनाई हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया में आपको यात्रा करने के लिए यहाँ पे समतल मैदान काफ़ी कम है। जो उत्तरी मैदानी भाग हैं यूपी बिहार में, यही आपको समतल देखने को मिलेंगे, बाकी अधिकतर जगह आपको पठार, पहाड़, रेगिस्तान है। तो हिमालय
को क्रॉस करना पड़ता था, पहाड़ रेगिस्तानों को क्रॉस करके आप इंडिया को घूम सकते हैं, तो काफ़ी कठिनाई होती थी, फिर भी लोग घूमते थे। तो ये आपको देता कि भाई लोग यात्रा क्यों किया करते थे। तो आपको काफ़ी चीज़ें बताएगा, जैसे धार्मिक चीज़ों के बारे में, जैसे धर्मगुरु प्रचार के लिए यात्रा किया करते थे। उसके बाद जो व्यापारी है, ये मूल्यवान वस्तुओं को लेके घुमा करते थे व्यापारी, ठीक है, व्यापार करने जाएंगे। उसके बाद लोग एडवेंचर के लिए भी घुमा करते थे, ठीक है। एडवेंचर मतलब आपको उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमने में आपको उनको मजा आ रहा है, तो लोग कई चीज़ों के लिए घुमा करते थे। आपको ये बताना है, आपसे ये क्वेश्चन है कि लोग क्यों घुमा करते हैं, ठीक है। आपको 5 बातें, 5 पॉइंट सोचना है कि लोग घूमते क्यों हैं आज के टाइम पे, घूमते क्यों हैं, और घूमने से 5 लाभ क्या होते हैं, ठीक है। क्या 5 फायदे होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये देखिए साइड में आपको बहुत अच्छी बातें दी गई हैं, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आपको बोला गया है कि दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, ठीक है, जो आपको दक्षिण एशिया है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें देखिए आपको बोला है आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। तो कितने आपके देश हो गए, 1 2 3 4 5, 5 देश आते हैं आपके दक्षिण एशिया में। क्लास 6 का आपको एनसीईआरटी बताता है और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद इसके पड़ोसी देशों का नाम दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बोलता है कि इंडिया चूंकि आपको महाद्वीप से छोटा है, इंडिया तो एक देश है और ये देश कहाँ पड़ता है, दक्षिणी एशिया में पड़ता है। और दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, आपको यहाँ पे 5 देश आते हैं, 5 देशों का नाम दे रखा है। इंडिया जो महाद्वीप से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महाद्वीप की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। किसी भी जगह को महाद्वीप होने के लिए क्या चाहिए, वहां पे पठार होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, रेगिस्तान होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में लगभग सब कुछ पाया जाता है, तो इस वजह से क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ये पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पठार, पहाड़, रेगिस्तान काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। जितना भी एक महाद्वीप में पाना चाहिए, सबके सब सारी फीचर्स, सारी खूबियाँ यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे यात्रा बताया कि यात्रा लोग क्यों किया करते थे। धर्म के प्रचार के लिए, राजा युद्ध करने जाएगा तो सेना को लेकर जाया करता था। उसके बाद लोग घूमने के लिए भी जाया करते थे, रिलेशनशिप में रिश्तेदारी मिलने के लिए जाया करते थे, ठीक है। व्यापारी व्यापार करने जाया करता था। लेकिन आपको ये बताना है कि यात्रा लोग वर्तमान समय में क्यों करते हैं, घूमने के फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। आगे ये किताब आपको क्या बताता है, देश का नाम बताता है, ठीक है, देश का नाम बताता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो अपने देश का नाम क्या है, 2 नाम है, एक तो इंडिया है, दूसरा भारत है, तीसरा कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। दो ही नाम है अपने देश का, इंडिया और भारत। जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है, इंडस से निकला है। उसके बाद इसे संस्कृति में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, सिंधु, ठीक है, सिंधु कहते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो अब ये नहीं बोल रहा है कि आप एनसीईआरटी का जो ये एटलस है इसमें पता लगाओ, क्योंकि ये एटलस आपको इंडिया का दे रखा है। तो आप जाइएगा, आप गूगल मैप कीजिएगा ईरान और यूनान के बारे में, ठीक है। यूनान, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरा कि यूनान कौन से देश का पुराना नाम है, ठीक है। तो ईरान और यूनान के बारे में पता लगाना है, क्योंकि ये लोग आए लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूरब की तरफ से, उत्तर और पूरब की तरफ से इंडिया में आए। और इन्होंने जो सिंधु को क्या बोला, हिंदोज बोला और इंदोज बोला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिंधु नदी के आपके इंडिया वाली साइड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिंदोज और इंदोज बोलते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया शब्द आया। जबकि जो आपका भारत शब्द आया, इसका जिक्र कहाँ है, ठीक है, इसका जिक्र है आपका ऋग्वेद में। ये कब लिखा गया, यहाँ पे देखिए डेट बता रहा है आपको, मैंने पहले ही बता दिया कि ये किताब आपको डेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। तो जहाँ जहाँ डेट बताता चल रहा है आपको लिखते चलना है। तो ऋग्वेद में जिक्र मिलता है आपको भरत नाम, जहाँ से अपने देश का नाम क्या पड़ा, भारत, ठीक है, ये चीज़ है। और ये पांडुलिपि अतीत के बारे में मैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट चीज़ है इस किताब में जानने योग्य है, आपको यहाँ पे ये है जो लास्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अतीत के बारे में, कि अतीत एक है या अनेक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अतीत देखिए एक नहीं है, आपको यहाँ पे हेडिंग इसका दिया है कि जो किताब का नाम है कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट। तो अतीत यहाँ पे बहुवचन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये किताब जैसे ही आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा रानी की जो कहानी वो अलग हुआ करती थी आम लोगों के हिसाब से। अलग अलग व्यक्तियों के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान समय में हिंदुओं के अलग होंगे, मुसलमानों के अलग होंगे, सिख के अलग होगा, रहने का तौर तरीका अलग होगा, धर्म अलग अलग होते, ठीक है। तो इस हिसाब से सबके जो इतिहास है ये अलग अलग हुआ करते थे। तो इसे हम
केवल एक पास्ट नहीं कह सकते हैं, इतिहास में कई लोगों के कई तरीके के पास्ट हैं, ठीक है। और ये किताब आपको ये भी बताता है कि जब भी आप अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादातर राजा रानी की बातें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आम जनता इतनी अमीर नहीं हुआ करती थी, ना तो उसे उतना टाइम था कि वो आपको जो अभिलेख बनवाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने काम काज में और व्यापार में ही व्यस्त रहते थे। जो खाने पीने की व्यवस्था उसको कर ले तो बहुत बड़ी बातें रहती थी। तो इतिहास के पन्नों से हमको ये भी पता चलता है कि जो आम जनता है उनके बारे में काफी कम पता चलता है, क्योंकि वो ज्यादा आपको लिखवाते नहीं थे चीजें, और इसके चलते काफी चीजें बड़ी कम पता चलती। हाँ, उनके जो आभूषण हैं, उनके जो गहने हैं या बर्तन हैं या उनकी जो हड्डियां हैं, उससे थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं कि रहते कैसे थे। ये आपको ये किताब बताता है। आगे तिथियों का महत्व हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए बस ये बात है कि आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको एक लिपि दे रखी है कि लिपि को पढ़ के कैसे जानते हैं। तो ये अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ये जो आपको लिपि दे रखा है एनसीईआरटी में, ये 5000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। ये देखिए अलग अलग सिंबल बना है। एल फॉर लायन, एल फॉर लायन का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपको ए फॉर दे रखा है चिड़िया या बाज वगैरह जो भी बने हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपको कुछ ए एल का मतलब कुछ और दे रखा है, आपको शेर ए का मतलब इस तरीके से। तो जो इसको आपको पूरा तत्वविद है इसकी स्टडी करके कि इस सिंबल का मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है, तो उससे इसकी लिपि को पढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से ये बस ये किताब आपको बताने की कोशिश कर रही है कि इतिहासकार कितनी मुश्किलों का सामना करके किसी लिपि को पढ़ते हैं और आपको इतिहास के पन्नों में क्या घटा है उसके बारे में बताते हैं, ताकि उस परीक्षण का हम अनुभव ले सकें और हम अपने आज के भविष्य को या वर्तमान को बचा सके, ठीक है। तो ये चीज है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको दे रखा है राजा रानी, एक जो उसमें नाम दे रखा है, जो चिन्ह आपको दे रखा है, तो वो क्या बता रहा है कि यूनान तथा यहाँ पे राजा और रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में लिखा हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे से फ्रेम में लिखा हुआ करता था, जिसे हम क्या कहते थे, कारतूस बोलते थे। अभी जो मैंने आपको चित्र दिखाया कि ए मतलब चिड़िया, एल फॉर आपको शेर, तो ये छोटे से फ्रेम में राजा रानी के नाम लिखा हुआ करते थे, इसको कारतूस बोला करते थे। ये चीज है। अब कुछ चीजें हैं उपयोगी शब्द जो आपको याद रखना है इसमें। यात्रा का मतलब आपको समझना है। मैंने पहले बताया, पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यात्रा लोग क्यों करते हैं, इसके क्या लाभ है। तो 5 पॉइंट लिखना है कि यात्रा, 5 पॉइंट लिखिए कि यात्रा लोग क्यों करते हैं। कोई 5 बिंदु कि यात्रा लोग क्यों लिखते करते हैं, उसके फायदे क्या है। पांडुलिपि के बारे में आपको ध्यान देना है, अभिलेख के बारे में, पुरातत्व के बारे में, इतिहासकार के बारे में, स्रोत किसे कहते हैं, अज्ञात लिपि का अर्थ आपको निकालना है। और देखिए ये मैचिंग, मैचिंग नर्मदा नदी के किनारे आपको क्या हुआ था। मैं अब देखिए रिपीट, अब एक किताब, इस किताब की बहुत अच्छी बात यह है कि ये आपको टॉपिक का रिवीजन करवा देता है, जितने भी ये चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे लोग सबसे पहले क्या थे, आपके आखेट थे और संग्राहक थे। यहीं पे भीमबेटका का क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है आपको। ये लगभग 20,000 वर्ष पहले, ठीक है। मगध, ये मैं बता चुका हूं आपको कि मगध जो है आपको 2500 वर्ष पहले सबसे पहले क्या बना, एक सबसे बड़ा राज्य बना, ठीक है। गारो की पहाड़ियां, ठीक है, गारो की पहाड़ियां, यहां पे आपको क्या हुआ कि यहाँ पे आपको आरंभिक कृषि स्टार्ट हुई, ठीक है। आरंभिक कृषि यहाँ पे स्टार्ट हो गई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, सिंधु और सहायक नदियों के सामने ही सबसे पहले क्या बना, आपको प्रारंभिक नगर। इसी के बगल में आपको हड़प्पा सभ्यता पाया गया। फिर उसके बाद आपको आता है गंगा घाटी। गंगा घाटी क्या है, 2500 वर्ष पहले नगर। एक तो 4700 साल पहले बना था, उसके बाद 2500 वर्ष पहले, ये बात। और यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिया तिथियों का महत्व, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको दिमाग में फिट रखनी है, किताब आपको बताता है। कृषि का विकास कब हुआ, 8000 वर्ष पहले, एग्जाम में पूछ देगा तो फंस जाएंगे आप। सिंधु सभ्यता का विकास 4700 साल पहले, ठीक है। गंगा घाटी के नगर मगध, इसका विकास कब हुआ, 2500 वर्ष पहले, जो सबसे बड़ा आपका साम्राज्य बनता है बाद में, वर्तमान, ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले, ठीक है। तो इतनी बातें हैं आपको। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का मैंने आपको डिस्कशन कराया है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, और कुछ आपको बातें जो आपको नोट्स में लिखना है। देखिए पढ़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसमें से कट कॉपी पेस्ट करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखूं, लेकिन उससे क्या है कि आपको किताब पढ़ने का तरीका पता नहीं चलेगा। इससे क्या है कि पहली बात तो आपको एक, जब पढ़ेंगे तो ये एनसीईआरटी आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी, और पढ़ के आप समझ सकेंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को कैसे निकाले ताकि हम एग्जाम इजीली क्रैक कर सके। देखिए किताब पढ़ने से हमारी जो
तार्किक शक्ति है, दिमागी क्षमता ये विकसित होती है, विश्लेषण करने का तरीका हमें पता चलता है। ये तो अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट में बताता चलूँ, एग्जाम उससे भी क्रैक हो जाएगा। लेकिन जो थोड़े से बड़े एग्जाम की तरफ जाएंगे, जहां पे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको विश्लेषण वाले क्वेश्चन पूछते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एनसीईआरटी का मैंने आपको डिटेल डिस्कशन दिया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो मास्टर इन जीएस के नाम से है उस पर जुड़ें और मास्टर इन जीएस चैनल को काफ़ी अधिक से अधिक प्रमोट करें। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।